Okay, so let's start with cosine graph. In this case, again let's see a circle and divide it into four equal parts. Divided into four equal parts. So sir, if this is a four equal part, let's say हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ cos थीटा की. किसकी बात कर रहे हैं हम? cos थीटा की. तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने देखा था कि फॉर cos थीटा वी राइट लाइक दिस. cos थीटा के लिए एक सर्कल ले लेते हैं. इस सर्कल में ये जो होगा ये होगा 0 डिग्री, ये होगा 0 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री और ये हो जाएगा 360 डिग्री. अब अगर मैं वैल्यूज लिखना चाहूँ तो 90 डिग्री पर वैल्यू क्या होगी? अगर मैं वैल्यूज लिखना चाहूँ तो 90 डिग्री पर वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री से लिखना चालू करते हैं. 0 डिग्री पर कॉस होता है 1, 90 डिग्री पर ये होता है 0, 180 डिग्री पर होता है -1, 270 पे अगेन 0 और 360 पे इट विल बी अगेन 1. तो हमने ऐसे वैल्यूज देख रखी है. इसकी क्या कर रखी है हमने? वैल्यूज देख रखी है. अगर हमने ये वैल्यूज देख रखी है और अब इनका यूज करते हैं टू प्लॉट द ग्राफ, तो हमें समझ में आता है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री. 0 पर वैल्यू 1 है, 90 पर वैल्यू 0 है, 180 पर वैल्यू -1 है, 270 पर वैल्यू अगेन 0 है और 360 पर वैल्यू 1 है. Those students who are new to the class, you just wait for trigonometry. By the end of this week, we will have a backup class for it. और ओके, तो ये हमारे पास में वैल्यूज होती हैं फॉर cos थीटा. किसके लिए है ये वैल्यू? cos थीटा. दिस इज द वैल्यू फॉर cos थीटा. अगर ये वैल्यूज हैं cos थीटा के लिए, तो अब हम आगे देखते हैं. अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो लेट्स प्लॉट द ग्राफ बिटवीन, लेट्स प्लॉट द ग्राफ बिटवीन cos थीटा एंड थीटा. cos थीटा और थीटा के बीच में अगर हम ग्राफ बनाने जाएंगे तो यहां कहीं पर हमें +1 की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी और यहाँ कहीं पर हमें -1 की लाइन दिख रही होगी. अब देखो cos 0 डिग्री पर कितना होता है सर? cos 0 डिग्री पर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा 0 डिग्री, ये ले लेते हैं हम 90 डिग्री, ये ले लेते हैं हम 180 डिग्री, ये ले लेते हैं हम 270 डिग्री और ये ले लेते हैं हम 2 पाई. ठीक है. और अब अगर हम प्लॉटिंग स्टार्ट करें तो सर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर तो ये मैक्सिमम है, 90 पर हो गया 0, 180 पर क्या हो गया ये मिनिमम, दैट इज -1, देन 270 पे 0 और 2 पाई पे आते आते 1 हो जाएगा. सो दिस इज द साइकिल. सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ कॉस. अगर मैं इसे वापस से, दिस इज फॉर वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट रोटेशन. दिस इज फॉर वन कंप्लीट रोटेशन. अगर मैं यहीं पर सेकेंड रोटेशन भी प्लान कर लेता हूं तो सेकेंड रोटेशन विल ऑल्सो बी लाइक दिस. सेकेंड रोटेशन विल ऑल्सो बी लाइक दिस. और यहीं पर अगर मैं थर्ड रोटेशन भी प्लान कर लेता हूं तो वो भी ऐसा ही आगे बढ़ेगा. बोलो ना यार. दिस इज फॉर द सेकेंड कंप्लीट साइकिल. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ये ऑब्जर्व किया कि साइन थीटा की वैल्यू +1 होती है और -1 होती है. नोट लिखते हैं, maximum value of cos theta is +1, minimum value of sin theta is -1 and
the graph is changing continuously and the graph is changing continuously. हर एंगल हर थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए इसकी एक अलग अलग वैल्यू आ रही है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ग्राफ का बिहेवियर समझ में आता है? इसे भी पेन डाउन कीजिए फटाफट. एवरीवन इसे भी लिखें. मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस होगी व्हेन इट इज एट 180 डिग्री. चलिए, तो दिस इज द ग्राफ फॉर काय का था ये ग्राफ? बताओ यार. ये अभी हमने पढ़ा है cos थीटा का. ऐसे ही अब हम पढ़ते हैं tan थीटा का. तो हमें यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि हमें अब अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए वो ये है कि जब कभी भी साइन की बात आएगी तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है जो कि कंटिन्यूअस नेचर का होता है. हर बार बदल रहा है साइन का ग्राफ, और कॉस का ग्राफ भी हर बार बदल रहा है, लेकिन इनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं. इनकी वैल्यूज क्या होती हैं? फिक्स होती हैं. कैसे फिक्स होती हैं सर? मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है. तो अगर मैं कंबाइंड साइन थीटा कॉस थीटा बनाऊं, ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? ये किसका ग्राफ बनाया? साइन थीटा का. अच्छा, अगर मैं अब एक और ग्राफ बनाता हूं, तो ये कुछ ऐसा इसके साथ कंटिन्यू चलता जाएगा ना? कुछ ऐसा इसके साथ कंटिन्यू में चलता जाएगा. आपको लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट समझने की बात है ये बस. चलिए, ये लिख लीजिए. जिसका नहीं हुआ है फटाफट थोड़ा सा जल्दी लिख लो, फिर हम tan थीटा का ग्राफ देखेंगे. ओके. टेंजेंट फंक्शन tan थीटा. अब अगर हमें tan थीटा का ग्राफ देखना है तो अच्छा, अब अगर ये tan थीटा का ग्राफ है तो यहाँ पे देखो, पहले tan थीटा को समझो. tan थीटा की 90 डिग्री पर वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हमें एक मार्किंग करना चाहिए. पहले तो हम ग्राफ बना रहे हैं tan थीटा का. तो हमें लिखना चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री. अच्छा, थोड़ा सा पास बना लेते हैं इसको तो अच्छा शार्प कर्व दिखेगा. अब देखो 90 डिग्री पर क्या होता है. 90 डिग्री पर अगर हम ध्यान देखें तो 10 एक है ना स्पेशल वैल्यू और आती है 45 डिग्री.
45 डिग्री पर टेन थीटा क्या हो जाता है सर? अगर हम बात करें टेन 45 डिग्री की, तो थीटा इक्वल टू 45 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? थीटा इक्वल टू 45 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ कहीं पे हम 1 भी मार्क कर लेते हैं। अब ये जो ग्राफ बनता है ना बेटा, ये ऐसा बनता है, देखो 10 0 पे 0 और फिर यहाँ से ऐसा, ये कभी भी 90 डिग्री वाली लाइन को टच नहीं करता। सिमिलरली माइनस 90 डिग्री की बात करूंगा मैं, तो यहाँ पर ग्राफ ऐसा आ जाएगा। क्लियर हुई बात? देखो 90 डिग्री ये हमने मार्क किया है, 90 डिग्री क्या मार्क किया है? 90 डिग्री। ये हमने मार्क किया है माइनस 90 डिग्री। माइनस 90 डिग्री मतलब 270 डिग्री। क्या हो जाएगा ये? 270 डिग्री। ठीक है, तो माइनस 90 डिग्री पे, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ग्राफ ऐसा रहता है। फिर ये ग्राफ का नेचर की अगर मैं बात करूं, तो ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? द मैक्सिमम वैल्यू इज, अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तुम तो टेन थीटा की वैल्यू प्लॉट करते जा रहे हो ना, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है सर? इनफाइनाइट। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी। क्लियर हुआ इतना? सो इट, ऐसा कहते हैं टेन थीटा रेंजेस फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। इट रेंजेस फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। क्लियर हुई बात? अच्छा, दूसरी बात, ये क्या ये कंटिन्यूअस कर्व है? नहीं, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये सिर्फ पाई बाय 2 तक के लिए ही बना है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक के लिए। इसके आगे अगर बनाना होगा तो वापस से हमें वैल्यूज प्लॉट करना पड़ेंगी, और एक और ग्राफ ऐसे नेचर का कुछ दिखेगा, ऐसा होकर के ये। अब ये कब दिखेगा? तो देखो 10 0 पर 0 होता है और 10 पाई पर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये अब अगला, ये तो 0 डिग्री पर टच करा, अगला ये टच करेगा पाई पर, और ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो मैं ग्रीन पेन से बनाता हूँ। जो नेक्स्ट पैटर्न ऑफ द ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये कंटिन्यू ऐसे रिपीट होता जा रहा है। क्या हो रहा है बेटा? ये कंटिन्यू ऐसे रिपीट हो रहा है, लेकिन ये एक जैसा कंटिन्यूअस बनने वाला फंक्शन नहीं है। जैसा कि साइन थीटा का ग्राफ ऐसा बन रहा था, कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा बन रहा था, तो ऐसा एक जैसा बनने वाला नहीं है। इसमें बीच बीच में ब्रेक आ रहा है। देखो यहां से यहां तक में ब्रेक आ गया ना, तो इसीलिए कहते हैं इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या है? Got it everyone? अच्छा, यू जस्ट ड्रॉ, एक बार ड्रॉ कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो एक बार और थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ग्राफ के नेचर की, तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा? तो सर पहले तो ये होगा एक सर्कल, और ये होगा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और 270 डिग्री, और 360 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 90 पे इनफाइनाइट, उसके बाद में 10 180 पे वापस 0, इस पे माइनस इन्फिनिटी। तो ग्राफ को कहीं अपने आप को रिपीट कहाँ करने मिल रहा है? देखो अगर तुम ध्यान से देखो, तो अब इसका प्लॉट करो तुम, तो 10 0 पर 0 लिखोगे, ठीक है, फिर 30 डिग्री लिखोगे, 45 डिग्री लिखोगे, ऐसे लिखोगे। तो इन वैल्यूज को जब प्लॉट किया गया तो ये ऐसी हो गई, और 90 डिग्री पे जाकर के लाइन एकदम स्ट्रेट हो गई। 90 डिग्री को टच नहीं कर रही थी, लेकिन ये क्या हो गई? स्ट्रेट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि 90 डिग्री पे तो एक इनफाइनाइट आंसर मिल रहा है। सिमिलरली ये माइनस में भी ऐसा ही दिखा। ठीक है, तो 90 पे जाकर के फंक्शन क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ब्रेक हो गया। अब 91, अब अगर जैसे बात करना हो 91 92 93, तो यहां से वापस वैल्यूज ऐसी दिखने लगी। ठीक है, तो 180 तक जाते जाते क्या हो जाएंगी ये, और फिर 180 से हमने वापस प्लॉट किया, जैसे कि हमारा 180 से अगर हम वापस प्लॉट करें तो ये एक और नेचर ऐसा दिखाइए। ठीक है,
तो इस कारण ग्राफ का वेरिएशन हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। दिस इज ऑल अबाउट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसकी रेंज मैंने लिखवाई ना, इट इज फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। रेंज ऑफ टेन थीटा इज फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब कुछ स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल फिगर्स की इक्वेशन भी देख लेते हैं अपन। जैसे कि मैं बता देता हूँ यहाँ पे सर्कल। अब सर्कल की इक्वेशन कोई जानता है क्या? जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, वैसे क्या कभी कभी सर्कल की भी इक्वेशन हो सकती है क्या? चलिए देखिए, सर्कल को तुम ध्यान से देखो तो ये अपनी एक सर्कल है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ठीक है, अब इस पर ये ब्लैक कलर से मैंने सर्कल बना रखा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये y एक्सिस होगी, ये x एक्सिस होगी और ये रेडियस ऑफ द सर्कल होगी। सो दिस इज द ओरिजिन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए देखिए, अच्छा तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल होगी। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, द स्टैंडर्ड इक्वेशन for a circle whose center is at origin। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर काय पे होता है? ओरिजिन पे होता है। ये ओरिजिन है हमारा। अब सर्कल को डिफाइन करने के लिए सिर्फ रेडियस चाहिए रहती है। ठीक है, आपसे कोई, अगर आप किसी को बोलोगे सर्कल बनाओ, तो आपका पहला क्वेश्चन होगा अच्छा सर्कल बनाना है तो बताओ क्या रेडियस का बनाए। सर्कल बनाना है तो क्या रेडियस का बनाए। ठीक है, तो अगर ओरिजिन पर है तो इक्वेशन हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्लियर टू एवरीवन? दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। समझे इतना? जैसे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या थी? y is equals to mx plus c। Similarly, the standard equation of the circle is x square plus y square equals to r square, where x and y are the axes or the coordinates, and r is the radius of the circle, as well as in this equation center is at origin। center क्या माना है? at origin। अगर origin पे नहीं होता है, let us suppose that there is a circle, let us suppose that there is a circle here and the origin। अब origin के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। यहां से अगर हम देखेंगे तो रेडियस तो ये होगी r, लेकिन ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है दिस विल शो दी कोऑर्डिनेट। ये रही y एक्सिस, ये रही x एक्सिस। तो जो इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होंगे ये क्या होंगे? मान लेते हैं a कॉमा b है। अभी हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a कॉमा b है। देन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। समझे क्या इतना? एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। फिजिक्स के लिहाज से अगर मैं यूज देखूं तो ऐसा हो सकता है ना, वेलोसिटी कोई इक्वेशन आ जाए, वेलोसिटी का स्क्वायर एक्सेलरेशन का स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट t या सम कांस्टेंट x, ऐसा कुछ भी बन जाए। इसका एक यूज आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जहां पर हम वेलोसिटी, में आपको बताता हूं, जहां पर अगर हम इक्वेशन लिखते हैं v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, नहीं सर्कल की नहीं, सॉरी वो उसकी होती है एलिप्स की। ठीक है, एसएचएम में नहीं, एसएचएम में टू पार्टिकल के एसएचएम जब हम पढ़ते हैं वहां पर ना हम देखते हैं कि उनका कॉमन मोशन बन रहा है सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में। तो वहां पर इनका यूज आता है कभी कभी।
अच्छा, अब देखो तुम लोगों ने पढ़ा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ पढ़ा, फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पढ़ा, y इक्वल टू, अब हम पढ़ रहे हैं 1/x का ग्राफ या x की पावर -1 का ग्राफ, जिसे हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरबोलिक फंक्शन। तो अगर हाइपरबोला या हाइपरबोलिक फंक्शन बोल रहे हैं यार, इसका वैसे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है ग्राफ। मैं आपको बताता हूँ ग्राफ कैसा बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या होता है सर? इधर देखो, अब यहां पर अगर कभी कभी ऐसी इक्वेशन आ जाती है, यहां पर अगर कभी कभी ऐसी इक्वेशन आती है, लेट अस सपोज y इक्वल टू 1/x और y इंटू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसी इक्वेशन आ जाती है, तो इनका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें y और x एक्सिस पे, तो वो कैसा बनता है? वो कुछ ऐसा बनता है। क्लियर हुआ सबको? जीरो को टच नहीं करता है और x और y एक्सिस को भी टच नहीं करता, उनके पैरेलल हो जाता है कुछ टाइम बाद। ठीक है, ऐसा जो ग्राफ होता है इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। गॉट इट एवरी है? अभी आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे होंगे ना, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पढ़ रहे हो ना ऐसा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो केमिस्ट्री में जब ये पढ़ते हो तो मान लीजिए अगर एनआरटी टर्म कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू पीवी इंटू पी इंटू वी बराबर कॉन्सेप्ट हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो इसके ग्राफ जो बनते हैं ना, वो इन्हीं नेचर्स के बनते हैं। क्लियर हुई बात? तो ये हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स नाम के चैप्टर में। तो वहां पर आप लोगों को इक्वेशन पहचाननी होगी कि अरे पीवी दिया हुआ है, पीवी दिया है मतलब कि कुछ ऐसा हाइपरबोलिक रिलेशन आने वाला है। क्लियर है ये बात? कुछ ऐसा हाइपरबोलिक रिलेशन आने वाला है, क्योंकि x और यहाँ पे आ जाएगा p, यहाँ पे आ जाएगा v, तो pv का ग्राफ कैसा आएगा? कुछ ऐसा आएगा। क्लियर हुई क्या बात? तो pv का ग्राफ कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी थोड़ी सी हेडिंग में चेंज कर लो, ये हाइपरबोलिक ना लिखते हुए इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन ही बोलो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन है ना, थोड़ा सा चेंज कर लो और नोट कर लो इसको। एक और टर्म आता है जिसे कि हम कहते हैं इलिप्स। क्या कहते हैं? इलिप्स। अब इलिप्स एक ऐसा फिगर है जिसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर इसको प्लॉट करने जाएं तो इलिप्स कैसा बनता है? समथिंग कुछ ऐसा फिगर बनता है इलिप्स का। कैसा बनता है? ऐसा। इस फिगर को कहते हैं हम इलिप्स। क्या कहते हैं? इलिप्स। इलिप्स। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होता है, सुन लो पहले मेरी बातें सुन लो, आई जैसा बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ पर जो ये फिगर होता है, इसमें ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं ए,
और ये भी होता है a, इक्वल होता है ये a, तो ये हो गया 2a। और ये जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं b, और जो ये लोअर पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक इसे भी कहते हैं b, तो ये पूरा हो गया 2b। So 2a is known as major axis and 2b is known as minor axis। ठीक है, इसके अंदर जो ये एरिया होता है ना, ये पूरा एरिया, इस एरिया की वैल्यू होती है पाई ए बी, एरिया अंडर एलिप्स। जैसे पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है, वैसे इसका क्या होता है, पाई ए बी। गॉट इट एवरीवन? इसका यूज कहाँ पे आएगा? इसका यूज जब हम ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम एसएचएम में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, हाँ वेलोसिटी और इनकी इक्वेशंस लिखेंगे, तब वहां पर इनका यूज फिजिक्स में बहुत ज्यादा आएगा। तुम उनकी इक्वेशंस ही देखोगे कि ऐसी बनकर आ रही हैं, इसी फॉर्मेट में देखोगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, तुम कहोगे कि हाँ दे आर बिहेविंग, और इनका जो नेचर है वो किस तरीके का है, इलिप्टिकल इन नेचर। कैसे हैं ये? इलिप्टिकल इन नेचर। गॉट इट एवरीवन? अच्छा चलिए, तो इससे आगे चलते हैं, और जो नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक है ग्राफ का, नेक्स्ट और द लास्ट टॉपिक ऑफ द ग्राफ इज लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ। लॉगरिथमिक फंक्शन, वी ऑल हैव स्टडीड लॉग, हम सबने इसको समझा था पूरा लॉग चैप्टर कैसा होता है। ठीक है, तो लॉग ए एक्स, क्या है ये? log ax, y इज इक्वल्स टू log ax का हमें अगर ग्राफ बनाने का मौका मिलता है, ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? अब देखो इसमें ना सर्टन केसेस हैं बेटा। क्या है इसमें? सर्टन केसेस हैं। कैसे केसेस हैं सर? देख लेते हैं। क्या a इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन है? क्या a इक्वल टू 1 पे डिफाइन होगा? a ग्रेटर देन 0, ये दो कंडीशन थी हमारे पास में। अब 1 पर डिफाइन नहीं है ऐसा बोला, लेकिन 0 से बड़ा, मतलब 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करते करते 0.9 तक तो डिफाइन है, 1 आता ही नहीं होगा डिफाइन। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है, तो अभी मैं आपको जो इसका पहला ग्राफ बता रहा हूं वो बता रहा हूं a ग्रेटर देन 1 के लिए। अगर a 1 से बड़ा है तो ग्राफ कैसा बनता है? ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। जिस पॉइंट पे ये यहाँ पे कट कर रहा है उसको बोलते हैं 1,0 वाला पॉइंट, हमेशा, फॉर एनी बेस, फॉर, हाँ, a ग्रेटर देन 1, for a greater than 1, this is the y-axis, this is the x-axis. Got it everyone? log ax का ग्राफ। अब मैं log की कहानी नहीं सुना रहा, क्योंकि log we have discussed a lot, पूरा एक चैप्टर पढ़ा है हमने, you can check the recordings also. Got it everyone? लेकिन वहीं पर अगर a से छोटा होता, मान लीजिए ऐसा कुछ होता, यही बना देता हूं मैं, अगर a से छोटा होता जीरो से 1 के बीच में होता a, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ग्राफ का नेचर कैसा होता? समथिंग लाइक दिस। क्लियर हुई बात? यहाँ पे कट कर रहा होता 1,0 पे। मैं अगेन कहूंगा
कि इस पे यही सोचने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसा क्यों बना, वो ऐसा क्यों बना। अगर आप चाहते हैं तो आप एक एक वैल्यूज लीजिए, छोटी छोटी वैल्यूज लेते जाइए और प्लॉट करते जाइए, आपको सेम नेचर दिखेगा। यहाँ पर मैं आपको हाउ टू प्लॉट नहीं समझा रहा हूँ, व्हाट इज प्लॉटेड उसे, जो प्लॉट हो चुका है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको दिखा रहा हूँ कि कहीं पे अगर तुम्हें कोई लॉग में रिलेशन मिले, अगर तुम्हें कहीं ऐसा मिल जाए फोर्स, कहीं पे तुम्हें फिजिक्स में कहीं ऐसा मिल जाए जैसे कि प्रेशर इज लॉग वी बाई टी, कुछ भी ऐसी टर्म मिल जाए, तो उसमें जो ये लॉगरिदम टर्म है और प्रेशर का अगर कहीं पे ग्राफ पूछ ले तो तुम्हें कहानी में ये याद होना चाहिए, 4 ऑप्शन देगा वो, एक दे देगा ऐसा, एक दे देगा ऐसा, तुम ये पैराबोला ना टिक कराओ या तुम ये साइन का फंक्शन ना टिक कराओ, तुम्हें ये इंसाइट होना चाहिए कि हाँ बेस 1 से बड़ा है, ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ग्राफ का नेचर ये होगा, एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन अप्रोक्सीमेट ग्राफ का नेचर ये होगा। इसीलिए आपको ग्राफ पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो ये आईआईटी का विषय है जिसमें कि कोनिक सेक्शंस के ग्राफ, सारे ग्राफ बच्चों को ड्रॉ करके एक्सप्लेन करवाए जाते हैं। उनको तो साइन एक्स, मतलब उनको ऐसा भी कहा जाता है कि 2 इक्वेशन है, उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली प्लॉट करके बताओ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, लेकिन वो हमारा पार्ट नहीं है डिस्कशन का, क्योंकि हमको उसकी नीड ही नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ इनके नेचर देख रहे हैं कि इनका नेचर कैसा है। ठीक है, बिल्कुल। ऐसा मतलब मुझे ध्यान है क्वेश्चन साइन एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये ऐसे 2 क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ ये कहाँ पर मीट करेगी दोनों वैल्यूज, या इनका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, तो वो आईआईटी में ग्राफिकल ग्राफ के थ्रू सिखाते हैं। बट यहाँ पर इन सब चीजों की कोई नीड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें याद रखना है कि कहीं पे अगर हमें 2 फिजिकल वे क्वांटिटीज का रिलेशन लॉग में दिख जाए तो हम बोल दे कि हाँ यार ई है, बेस ऐसा है तो इसका ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, कुछ नेचर ऐसा होना चाहिए। अब इस नेचर पे बोल सकते हैं कि इस वैल्यू पे जाकर के प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम के साथ, इस वैल्यू पे अगर हम देखेंगे तो प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसा कुछ 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 कमेंट कर सकते हैं, वो ग्राफ को रीड करना होता है जो कि आप लोगों को आता है। क्लियर हुआ सबको इतना? तो इसे भी नोट कर लो बच्चों, y इक्वल टू ए की पावर x पढ़ाया था मैंने, अगर y इक्वल टू ए की पावर x पढ़ाया था तो इसको बोलते थे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ का नेचर कैसा होता है, यहाँ पर भी ये नेचर ऐसा जाएगा, जिस पॉइंट पे ये यहाँ कट करता है इसको कहते हैं 0,1। ठीक है, एंड दिस ग्राफ इज वैलिड अगेन फॉर, याद करना आप लोग, a ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड होगा ये। और अगर हमारे पास में 2 सेकंड रुक जाओ अभी, अगर हमारे पास में सिचुएशन है कि a जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा ना वो ग्राफ ऐसा बनता है। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। क्लियर है सबको? इसे भी लिख लें, ये ग्राफ आपको याद ही, मेमोराइज ही करना है। दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ, जो कि हमें याद रखना है, ये काफी काम का टॉपिक है।